नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार विद महेंद्र यादव में आपका स्वागत है। साथियों, बिहार के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, गठबंधन बनने लगे हैं, गठबंधन टूटने लगे हैं और अब सबकी निगाहें इस पर है कि ये गठबंधन कितना असर करेंगे, कौन सा तबका किस पार्टी को वोट देगा, किस गठबंधन की ओर उसका रुझान रहेगा। और आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दो बड़े ब्राह्मण मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुधांशु कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पटना से हैं एडवोकेट अलका वर्मा, सामाजिक राजनीतिक मामलों की जानकार हैं। और साथ में हैं डॉक्टर मनीषा बांगर, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक, बेबाकी से समाज के सभी मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। तो आज इन तीन लोगों के साथ में हम मिलकर जानना चाहेंगे कि बिहार के जो चुनाव अभी शुरू हुए हैं, जिनका ऐलान हो चुका है और 3 चरणों में चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसमें जो सबसे ताकतवर जाति है, बिहार की सबसे ताकतवर जाति है, बल्कि देश की सबसे ताकतवर भी जाति उसको कह सकते हैं, या सबसे प्रभावशाली जाति उसको कह सकते हैं, ब्राह्मण। अक्सर ये होता है कि कुछ ब्राह्मण बैठ के ये तो तय करने लगते हैं कि दलित राजनीति की दशा और दिशा क्या है, ओबीसी राजनीति की दशा और दिशा क्या है, ओबीसी की ये वाली जाति उस तरफ जा रही है, वो वाली उस तरफ जा रही है। लेकिन सबसे जरूरी जानना यह है कि ब्राह्मण खुद इस बार किस पार्टी की ओर जाते दिख रहे हैं। इस मामले को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करता हूं मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार जी से। सुधांशु कुमार जी, आपको पता ही है एनडीए का गठबंधन हो चुका है। उसमें से जैसा कि अभी लग रहा है लोक जनशक्ति पार्टी अलग हो चुकी है, और मोटे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की हम तीन एक तरफ हैं। और इसमें जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआई, सीपीएम और माले हैं। तो अब ऐसे में ब्राह्मण राजनीति किस गठबंधन की ओर जा सकती है? ब्राह्मणों का रुझान आपको किस गठबंधन की ओर जाता लगता है? सीधा सवाल। देखिए, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। पता नहीं वहाँ जो लीडरशिप है उनको किस तरीके से कंफ्यूजन हो गया है। और जहाँ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के मसीहा की पार्टी, और उसमें कोई दो मत नहीं है कि लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं और हैं। लेकिन पता नहीं, एक चीज मुझे जो कई बार दिखा है इधर, जितने भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए खास करके उत्तर भारत के दल हैं, उनकी एक बड़ी समस्या है, उनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर रहता है। और आत्मविश्वास कमजोर होने की वजह से जब तक उनको ब्राह्मण नेतृत्व उनके इर्द गिर्द नहीं आ जाता है, तब तक उनको विश्वास ही नहीं आता है कि वो जो है राजनीति कर सकते हैं। आश्चर्य है ये। और मुलायम सिंह यादव जी, काशीराम जी, लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने कब अपने नजदीक ब्राह्मणों को आने दिया? और नहीं आने दिया तो क्या उनकी पार्टी ने अपने अपने राज्यों में सत्ता नहीं हासिल की? ये पता नहीं लोगों को कैसे लगने लगा है बिहार में कि ब्राह्मण, जिसको लालू यादव जी खुले में कहते थे भूरा बाल साफ करो, तो वो भूरा बाल जो है आज लालू यादव की पार्टी को वोट देने लगेगा। ये मिसकंसेप्शन पता नहीं किसने पैदा किया। और आज के डेट में जब संघ अपने प्रखर उस पर है, मतलब पूरे 100 साल के उसमें जो है वो उच्चतम शिखर पर है, और सबको पता है कि संघ किसकी नुमाइंदगी करता है। संघ में चित पावन ब्राह्मणों का की सत्ता चलती है और उनके हिसाब से जो है चीजें तय की जाती हैं। तो क्या ऐसा क्या मिल जाएगा ब्राह्मणों को राजद के साथ जाके? तो ब्राह्मण तो एनडीए के साथ रहने वाले हैं, बीजेपी के साथ रहने वाले हैं। बीजेपी आज, हाँ ये अलग बात है कि बीजेपी और नीतीश कुमार या बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाए तो एक अलग डिबेट का इश्यू होगा कि वो फोकस्ड बीजेपी के साथ जाएंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर राजद को ये लग रहा है कि उसने कांग्रेस को अपने साथ जोड़ लिया है तो कुछ आ सकते। देखिए, जो कैडर वोटर है वो एक अलग चीज होता है, वो बहुत लिमिटेड है। कांग्रेस को के पास अगर कुछ होगा भी तो बहुत लिमिटेड है। लेकिन एक आम ब्राह्मण मतदाता की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि वो एनडीए के साथ जा रहा है। उसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं पाना जी। अलका जी, आपने बातें सुनी, अभी सुधांशु कुमार जी ने तर्क दिए और बताया कि
ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनने जा रही है जिसमें ब्राह्मण महागठबंधन को वोट दे या भाजपा का जो गठबंधन है उसको छोड़कर किसी भी रूप में जाए। आप भी सहमत हैं इससे? डेफिनेटली आपको देखते हुए कि बिहार की जो विधानसभा स्तर की जो राजनीति है उसमें ब्राह्मण काफी हद तक किनारे किए जा चुके हैं। यानी उसमें आरजेडी भी उनको टिकट देने से बचती है, जेडीयू भी टिकट देने से बचता है, और खुद भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट नहीं देती है। लेकिन इसके बाद भी क्या ब्राह्मणों का रुझान उसी तरह से रहेगा जैसा कि डॉक्टर सुधांशु कुमार जी ने बताया है? हाँ जी, देखिए ब्राह्मण, ये जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो ब्राह्मणों का एजेंडा है, और वो उसी पार्टी को समर्थन देगी दिल से जो उनके एजेंडास को फुलफिल करती हैं। अभी एनडीए में जेडीयू एंड बीजेपी है, एंड बीजेपी ने सेंटर में ऐसे 370 उन्होंने हटाया। ये कश्मीरी पंडित सारे ब्राह्मण्स को अपील किया उन्होंने, ऐसा करके उन्होंने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाला जो लेकर के आ गए हैं रिजर्वेशन में हमारे, वो उससे वो लोग खुश हुए हैं। तो उनके जितने एजेंडाज हैं वो सारा बीजेपी फुलफिल कर रही है, बिजेपी एनडीए में है। एंड दूसरी बात है कि बीजेपी, ये ब्राह्मण्स कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम अपीजमेंट हो, एंड बीजेपी इज द पार्टी विच डज नॉट डू एनी, जो कि कभी भी मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करती है। जबकि आप इधर आगे देखें, इधर में महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है। आरजेडी तो हमेशा उसका पहले माई समीकरण रहता था, एंड अब सीए एनआरसी जब आया तो उसमें जिससे डायरेक्टली मुस्लिम इफेक्ट हो रहे थे, और कांग्रेस जो है खुलकर इसके विरोध में आई। तो ये ब्राह्मण्स विल नॉट लाइक इट, वो इसको पसंद नहीं करेंगे। तो उनका जो ब्राह्मण्स का जो एजेंडा है, हालांकि अगर आप लोग सोचते हैं कि वो थोड़े से साइडलाइन हो रहे हैं, उनको बहुत पावर पोजीशन अगर नहीं मिल रहा, अगर वो ये भी सोचते हैं तो भी वो बीजेपी को ही अभी समर्थन देंगे, क्योंकि आपने देखा कि इतनी नई नई पॉलिसीज बनी है जो उनके पक्ष में जा रही हैं, और उनका जो एजेंडा है वो बीजेपी ही फुलफिल करेगी। सो बीजेपी इज गोइंग विद एनडीए एंड दे हैव एन अलायंस, सो देयर वोट विल बी गोइंग टू एनडीए अलायंस इटसेल्फ। एंड उनको सामाजिक न्याय से क्या मतलब है? अभी देखिए कांग्रेस ने भी इधर सामाजिक न्याय के पक्ष में कुछ बातें बोली हैं, आरजेडी तो सामाजिक न्याय की ही पार्टी रही है, तो ये भी उनके विरोध में जाता है। तो ब्राह्मण जो है वो क्यों ऐसे पार्टी को वोट करेंगे जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती है, जो सीए एनआरसी का विरोध करती है? तो इसीलिए वो ब्राह्मण जो है आमतौर पे जो महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे, ये मेरे ख्याल से। वो आई थिंक दिस इज द थिंग, दिस इज द कंडीशन हियर। एंड जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस में ने बहुत बड़ा जनाधार अभी एक समय था, लेकिन अभी तो उन्होंने बहुत जनाधार खो दिया। बट अभी जब से ये राजद से उन्होंने गठबंधन किया है, तो मेरे जानने में जहां आया है कि जो कैंडिडेट्स वो खड़ा कर रहे हैं वो भी राजद की सहमति से ही खड़े कर रहे हैं। राजद ही उनको बता रहा है कि भाई कहाँ पे ये प्रोबेबल विनर्स इन कॉन्टेस्टेंट्स में हो सकते हैं, वो गाइड कर रहा है जी। ये तो सुधांशु जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ। हाँ जी जी, आपने दोनों हमारे साथी सुधांशु जी और अलका जी के विचार सुने, और दोनों की बातों से ये बात सामने आ रही है कि ऐसी परिस्थितियां कोई नहीं बनती दिख रही है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका साथ छोड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये बात बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है, लेकिन अगर प्रदेश के हिसाब से देखें तो वहां पर अगर आरजेडी या जो महागठबंधन है वो अगर ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देता है, या आरजेडी शायद ना भी दे, लेकिन अब जो कांग्रेस है वो अपने गठबंधन में है, वो ज्यादा उदारता पूर्वक टिकट दे, राहुल गांधी खुद अपने आप को ब्राह्मण नेता के रूप में पेश करने लगे, अपना जनेऊ दिखाने लगे, या और भी जो इस तरह की सॉफ्ट राजनीति करने की उन्होंने पहले भी कोशिश की वो करने लगेंगे, क्या तब भी किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा? सवाल आप किससे पूछ रहे हैं सवाल? मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे? जी जी जी। अच्छा, आपने बोला नहीं इसलिए। हाँ, तो महेंद्र जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये 2-3 शाश्वत सत्य है ब्राह्मण के बारे में, और ये सत्य जो है ये हमारे तजुर्बे से आए हैं। 1950-52 से जो लगातार इलेक्शंस होते रहे हैं, और फर्स्ट पास सिस्टम आया है इस कंट्री में, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, जॉइंट इलेक्टोरेट्स हैं,
ये इस पार्श्वभूमि में और फिर लगातार कांग्रेस की सत्ता रही है, कुछ बीच बीच में कुछ सालों की रही है जनता पार्टी वगैरह की, लेकिन वह भी ब्राह्मण डोमिनेटेड लीडरशिप रही है वो उन पार्टियों की। और फिर अभी तो हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से ये चित्र हमारे सामने आया है बीजेपी के रूप में जो कि उग्रवादी उनकी पार्टी है। अब पहला सत्य वह है कि चाहे कुछ हो जाए, मतलब जब बहुजन पार्टी या तथाकथित सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े हुए लोगों की, बहुजनों में से निकले हुए लोगों की पार्टियां अगर ज्वाइंट इससे कर लेते हैं और उसमें अगर ब्राह्मण आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से हो या इंडिपेंडेंटली इनको अपने आप से टिकट दी हो हमारी पार्टी ने, तो SC ST OBC के जो लोग हैं वह तो ऐसे ब्राह्मण को वोट कर देते हैं, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के और इर्द गिर्द के कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर वो खड़े हुए हैं और जिस भी इसमें हुए हैं, अगर वो पार्टी से शेड्यूल कास्ट OBC या ऐसा व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो ब्राह्मण उसको नहीं वोट करते। तो इस तरह से ब्राह्मणों के इस पार्टी और उस पार्टी में दोनों भी जगह से जीतने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। मसलन के तौर पर कि उन्होंने बीजेपी में जो ब्राह्मण लोग रहेंगे उनको तो वो वोट करेंगे ही करेंगे, और बाकी के लोगों को क्योंकि पार्टी का एजेंडा उस तरह से है तो OBC SC में से रहा तो उनको वोट करेंगे करेंगे। लेकिन उसमें का जो यहाँ पर आया हुआ है, तो अगर RJD और गठबंधन में आता है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स OBC तब जाति ना देखते हुए पार्टी का कैंडिडेट करके उसको वोट करेंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग उसको पार्टी का कैंडिडेट करके शेड्यूल कास्ट या OBC के बंदे को नहीं करेंगे। इस वजह से पूरे पार्टी का परफॉर्मेंस कम हो जाता है और वह उनका जो वोट शेयर है, परसेंटेज है, सारा का सारा कम हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी है उसने लगातार यह कांग्रेस के खिलाफ कहो या कांग्रेस से अलग चेहरा दिखाने के प्रयत्न में, और वही दिखाना ही जरूरी था उनके संगठनों को, दोनों की तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने हाथ में रखने के लिए उन्होंने जो उग्रवादी रूप दिखाया और उसके जो भी उन्होंने बताया उनके लोगों को उन्होंने फुलफिल किया। पहला तो है कि मुसलमानों को लगातार और माइनॉरिटीज को लगातार दुश्मन की तरह से पेश करवाना, दूसरा जनगणना के खिलाफ रहना, और जो बहुजनों की हिस्सेदारी है, SC ST OBC की हिस्सेदारी है हर क्षेत्र में, हर संस्थान में, हर इंस्टीट्यूशन में, उसको पूरी तरह से खारिज करना, इकोनॉमिक रिजर्वेशन लाना और रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ में लगातार वह बना के रखना। इतना ही नहीं तो अपने देश का माहौल भी इन मुद्दों की तरफ से, पाकिस्तान और LAC बॉर्डर, ये तमाम मुद्दों के ऊपर लेकर जाना, उनका पूरा का पूरा वर्ग उसके आदी है और वो बहुत खुश है। और वही वजह है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बीजेपी पूरी करने के होने की वजह से, चाहे मैं कहती हूँ कि जो कांग्रेस का भी जो वोट शेयर है उच्च वर्णियों का, वह भी जाएगा बीजेपी की तरफ, वो कांग्रेस की तरफ नहीं आएगा जस्ट बिकॉज वो लोग RJD के साथ आए हैं। ये मैं आपको बता दूं। और यह तीसरी बात यह है कि जो MY की जो बात हमेशा चलती आ रही है, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये मिथक है जो पर्पसफुली क्रिएट किया गया, और ये मिथक को पूरी तरह से लगातार चालू किए जाते हैं। इनफैक्ट बिहार के लोग खुद भी, OBC के लोग, यादव कम्युनिटी के लोग भी इस बात को, और बुद्धिजीवी लोग भी, RJD का MY का समीकरण था, MY का समीकरण था, ऐसा कहते हैं। इसको मैं अभी फिलहाल मिथक कह के यहाँ पर छोड़ देती हूँ क्योंकि अब हमारा उतना अभी समय नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा हमने जरूर करनी चाहिए और इस मिथक को बस्ट करना चाहिए, मैं कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घातक मिथक हमारे जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमसली राइजिंग पार्टीज और ऑटोनॉमस बहुजन ऑटोनॉमी और बहुजन पार्टीज की ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ करता है। और यह कहते हुए मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि जो अभी आते हैं हम लोग एक लास्ट पॉइंट पर इस प्रश्न पे, वो है कि CPIM वाले और CPIM के साथ के गठबंधन की। जिस दिन मिस्टर तेजस्वी यादव ने वह अपने बोलने में और घोषणा की थी, वह यह थी कि अभी हमने सबको लेकर चलना चाहिए। तभी हमको इंडिकेशन आ गया कि ये गठबंधन के और किन लोगों के साथ में गठबंधन होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, हमने तेजस्वी यादव जी को पिछले 2-3 सालों से
बहुजनों के जो इश्यूज है उनको मुखर रूप से सामने लाते हुए देखा। जनगणना है और तमाम इश्यूज है, और उन्होंने यहाँ तक कि किसी का परवाह न करते हुए जातिगत आरक्षण और जाति का द्वेष और तक यहाँ तक उन्हें बोला है। लेकिन अभी उनका जो रुख है वह इस तरह से क्लास के तरफ आता है, कास्ट से ऊपर उठकर क्लास के तरफ आता है, जो कि कम्युनिस्ट का रूप है। और सीपीआई माले हो या सीपीआई हो, इनकी लीडरशिप और इनके धागे दोरे उन्हीं वर्ग के हाथ में बसे रचे बसे हुए हैं। और यह अल्टीमेटली अगर जीते तो ब्राह्मणों के हाथ में, हारे तो ब्राह्मणों के हाथ में, दोनों तरफ से। जी सुधांशु जी, आप लगातार बिहार की राजनीति पर नजर रख रहे हैं और जो अब बहुत ही जल्दी जो टिकट वितरण सामने आने वाला है उस पर भी आपकी काफी पैनी निगाह है। ब्राह्मणों के बारे में तो ठीक है, आप तीनों की राय यही निकली कि ब्राह्मण पूरी तरीके से एनडीए के साथ में रहेंगे, लेकिन जो महागठबंधन है उसमें मान भी लें, जैसा कि मनीषा जी ने कहा कि तेजस्वी जी सामाजिक न्याय के कई मुद्दों पर पिछले 2-3 सालों से काफी मुखर रहे हैं और ये इन चुनावों में भी अपनी लाइन यही मान लिया जाए कि कायम रखते हैं। लेकिन इन्होंने तो गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सीटों का उनको दिया है। कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा सीटें दे दी हैं और वामपंथी दलों को भी काफी सीटें दे दी हैं। और ये तो जो वामपंथी दल जो हुए 3, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले और ये कांग्रेस, ये 4 दल तो अब इनको ब्राह्मणों के वोट मिलते हो या ना मिलते हो, लेकिन ये तो ब्राह्मणों के नेतृत्व वाली और ब्राह्मणी विचारधारा को ही पल्लवित और पोषित करने वाली पार्टियां हैं। इनके टिकट वितरण में भी इसकी झलक मिलेगी ही। तो अब ये तेजस्वी जी फिर कैसे इसमें एक ये तो बीच की स्थिति हो गई ना कि आप ना उनके पक्ष में जा पा रहे हैं ना विपक्ष में जा पा रहे हैं। ये तो लगातार आप ये अगर ब्राह्मणों को कम भी टिकट दें, लेकिन कांग्रेस और ये सब तो लगातार उनको टिकट देगी तो उनकी तो बहुत सारी सीटें उस तरह से निकल जाएंगी। या आपको ऐसा लगता है कि ये दल अगर ब्राह्मणों को टिकट देंगे तो कम से कम उन खास सीटों पर इनको ब्राह्मणों का वोट और वोट से ज्यादा उनका समर्थन इनको मिल पाएगा? ऐसा है क्या? देखिए सर, ऐसा है, एक तो मनीषा जी ने जो अभी कहा ये बहुत हम लोगों ने देखा। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष जब था और 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई जब लड़ रहा था तो तेजस्वी जी का बहुत बेहतरीन सपोर्ट उनके संगठन का, और इनफैक्ट समाजवादी पार्टी से भी जो धर्मेंद्र जी थे, धर्मेंद्र यादव, जो आज हार गए चुनाव, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था और बहुत मजबूती से उन लोगों के सपोर्ट की वजह से वो आंदोलन हम लोग जीत पाए और एक बड़ी कह सकते हैं कि माइल स्टोन रहा है 2018 जो है हायर एजुकेशन के खास करके, और पूरे ओवरऑल जो रोस्टर के हिसाब से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और इसलिए आप देखेंगे कि जो बहुजन बुद्धिजीवी है वो इनके साथ कम से कम तेजस्वी जी के लिए कहीं पर भी लड़ने फिरने को खड़ा हो। और पिछले जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो रहा था तब एक अकेली पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इसका विरोध किया। और आश्चर्य ये है, या इस चीज को जो भी हमारे लोग साथी देख रहे हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए, जो अभी मैम ने कहा, ये जो ब्राह्मणों की जो एक राजनीति है, 3% आबादी के लोग पूरे देश में अगर शासन करते हैं तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप चित्त में भी रहिए और पट में भी रहिए। और ये चित्त और पट का जो इनका जो खेल चलता है ये बहुत अद्भुत है, इसको हमारे लोग नहीं समझ पाते। अब आप सोचिए कि जो पार्टी सामाजिक न्याय, लालू प्रसाद के लिए विकास के मुद्दे पे आप हो सकता है कि कई बार आपसे जब लोग डिबेट करने आए तो आपके पास कुछ तर्क घट जाएंगे, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद यादव ने लड़ा, ये निर्विवाद रूप से सवर्ण भी मानता है। सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई जातियां तो मानती ही हैं, जो थोड़ा भी समझदार है और जो थोड़ी सी प्रगतिशील सोच रखता है सवर्णों में भी, वो भी इस बात को स्वीकारता है कि लालू प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में लालू प्रसाद ने कहीं कोई समझौता नहीं। उसकी पार्टी, उन्हीं लालू प्रसाद जी की पार्टी आज ये कह रही है कि सामाजिक न्याय हो गया, अब हम आर्थिक न्याय करेंगे। आपने सुना हो, अभी ये नया नारा है राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव का। सवाल ये है, क्या वाकई इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई का काम खत्म हो गया?
तो जब वैचारिकी में झोल आना शुरू हो जाता है तो उस चीज को हमको समझने की जरूरत। जो बातें कही जा रही, जैसे मान लीजिए टिकट तो इस बार मिलेगा, जितनी मेरे पास, जितना भी, तो मैं बहुत कोई अंदर का नहीं हूं मेरे पास वो, लेकिन जो ओवरऑल जानकारी है, आप देखिए पूरा जो 2019 चुनाव हारने के बाद बहुत तेजी से सवर्णों ने इन सामाजिक न्याय की पार्टियों को घेरा और उनको ये विश्वास दिलाया कि ऐसा है जी, आप इसलिए हार गए क्योंकि आप दलितों की बात करते हैं, आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप आरक्षण की बात करते हैं, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इसलिए आप 2019 का चुनाव हार गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या आप, हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं और भी लोगों को आप जोर के लिए, कोई इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं कि 2019 के चुनाव में सामाजिक न्याय कोई मुद्दा था ही नहीं। 2019 का चुनाव किसी और जगह पर लड़ा गया, वो धर्म के नाम पर लड़ा गया, वो पुलवामा के नाम पर लड़ा गया, और ये लोगों को अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कैसे उनको समझा सकते। आप देखिए उस 2019 के चुनाव के बाद पूरा का पूरा दोनों तीनों पार्टियों का पूरा जो है मेलजोल बदल गया। आप मतलब ऑलमोस्ट जो भी, जैसे आप देखिए 2000 जो पिछला चुनाव था, जब लालू प्रसाद जी, जब जो 2015 का चुनाव था, एक भूमिहार को टिकट नहीं दिया था विधानसभा में लालू जी ने, एक सिंगल, मुझे एक एक चीज याद है। और आज आप देखिए कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। आज राजपूत जो है मुखिया बना हुआ है प्रदेश का, प्रदेश मुखिया राजद का वो है, ब्राह्मण को राज्यसभा भेजा गया है। तो अरे जब आप, अच्छा दूसरा चीज है, बिहार जैसी जगह के ऊपर जहां पर बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों का नारा देते थे लालू, आज भी लोग बकरी और गाय चरा रहे हैं। वो पता नहीं उनके पास, मैं बार बार इन लोगों से कह रहा हूं, इनके नेता, जब भी कोई मुझसे जो भी थोड़ा मोड़ा बात करता है, मैं कहता हूं कि आपको, अरे आज भी वहां पर दलितों की लीडरशिप नहीं है। एक रामविलास पासवान को आप हटा दीजिए, रामविलास पासवान एक खास कम्युनिटी तक केंद्रित कर दिया है लोगों ने उनको, तो बाकी के दलितों की राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, दलित और महादलित किया था नीतीश कुमार जी ने, लेकिन ईमानदारी से आज भी उन दलितों के पास नेतृत्व नहीं है। तो लालू जी तो ये विश्वास दिला सकते थे, और लालू जी जब तक रहे वो विश्वास दिलाते, लेकिन पता नहीं अभी आज क्या हो गया उनको। जो पिछड़ी जातियां हैं, जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 होता है बिहार के अंदर, वो पहले से कर्पूरी जी का फॉर्मूला था, वहां पर जो अत्यंत पिछड़ा, मतलब देखिए कुर्मी कोयरी के पास अपना एक लीडरशिप है, यादवों के पास अपना एक लीडरशिप है, लेकिन बाकी जो है डांगी और धानुक और इन जातियों के पास तो कोई बहुत मजबूत लीडरशिप नहीं है। तो उनके पास जाना क्यों नहीं चाहते ये लोग? क्यों इधर सवर्णों के पास भागते हैं, जबकि इनको पता है कि आप जो बातें अभी कहा अलका वर्मा जी ने, कि भाई किसी भी सूरत में ये तीनों चारों जातियां वहां पर वोट करेंगी कि आप इनके जाति के लोगों को टिकट दे दीजिए। और मैं उसका भी एक और दे दूं एग्जांपल साथ में, अलका वर्मा मैम, कि अगर मान लीजिए एक ब्राह्मण राजद से खड़ा हुआ है और वहीं बगल में उसी सीट पर जेडीयू और बीजेपी से भी ब्राह्मण खड़ा है, तो जेडीयू और बीजेपी का ब्राह्मण जीतेगा, राजद का ब्राह्मण नहीं जीतेगा। ये कोई भ्रम ना पाए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई जिन लोगों को आपने दिया है ना नेतृत्व, उनको भेजिए और कहिए कि जरा वोट, भाई इसी नाम पर रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, अभी राजद ने एक बेहतरीन काम किया, मैं ये भी बताऊंगा, राजद ने संगठन विद इन संगठन, उन्होंने परसेंटेज जिस जाति की जितनी आबादी है उसके हिसाब से उन्होंने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है अभी अपने विद इन जो संगठन है उनको। तो उसी चीज को आप लेके आते ना, पूरा का पूरा जो मेजर है, जो लाइमलाइट कह सकते हैं, या जो शोकेस होता है हर पार्टी का, उस शोकेस में आप देखिए राजद के शोकेस में आज जो चीजें सजाई गई हैं वो सारे सवर्ण। आप स्टेज देख लीजिए, उनका स्टेज पे जो वर्क होता है, कौन बैठे होते हैं। आप मुझे बताइए, वो शिवानंद तिवारी कल बैठे हुए थे स्टेज, शिवानंद तिवारी की कितनी वोट पुलिंग कैपेसिटी है, कितना वोट दिला सकते हैं, कौन नहीं जानता है जो बिहार की राजनीति को समझता है। लेकिन आप स्टेज पे उनको बिठाएंगे, आप किसी चमार जाति के व्यक्ति को नहीं बिठाएंगे, आप किसी पासी जाति के व्यक्ति को नहीं बिठाएंगे जिनका वोट है, जो आप आज भी लालू यादव के बात पे भरोसा करता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर लालू जी आज बाहर होते इस इलेक्शन की दशा और दिशा अलग होती। लेकिन दिक्कत वहीं पर आ जाती है कि जिसने सामाजिक न्याय को जिया ही नहीं, जिसने कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो लालू यादव जी ने का पैर फटा था, उन्होंने समझा था कि सामाजिक न्याय क्या होता है, दलितों की लड़ाई क्या है, पिछड़ों की हालत क्या है, और वो इसलिए वो जाके जाति से नाम लेते थे, चमारों और तेलियों को संबोधित करते थे और यादवों को संबोधित करते। हाँ, ये देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, इन सारी चीजों के बावजूद भी बिहार में गठबंधन फाइट में है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, उसकी वजह है मुस्लिम वोट
चाहे जो भी वजह है आज उनके साथ इंटैक्ट है, बेचारों की मजबूरी भी है और उसमें कोई डाउट नहीं है, राजद ने उसमें उनको कहीं से भी नीचा भी नहीं दिखाया। ये भी जो चीजें हैं, जो सच्चाई है वो हम सबको समझ। यादवों में 2009 में 2019 के चुनाव में थोड़ा रहा है डाइवर्स, मतलब वो इधर उधर हुए हैं और अभी बीजेपी लगातार कोशिश करे। आप देखिए भूपेंद्र यादव को उन्होंने वहां का वो बना रखा है, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है उनको। ये दूसरे जो हैं अभी जो पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते, तो ये कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग। और इनके भाषणों में भी आप देखिए घुमा के मथुरा और वृंदावन और फिर द्वारकाधीश का नाम लिया जाता है, वो यादवों को संबोधित करते हैं। तो उनमें थोड़ा सा जो यंगस्टर्स है उसके अंदर जो चीजों को अभी नहीं समझ रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेता है, उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विधानसभा के अंदर एक थोड़ा सा इसमें और पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ठीक है, राजद का जो अभी मौजूदा नेतृत्व है, जिनके हाथ में वास्तविक कमान है, ये इनकी सोच ऐसी दिख रही है, लेकिन लालू जी भी कुछ जरूरी निर्देश देने की स्थिति में तो अब भी होंगे। मुलाकात तो उनसे होती है, तो उनकी मर्जी से दिए ही जाते हैं। तो नहीं, उनका तो चल, देखिए होता क्या है सर कि जैसे आप ग्राउंड पर नहीं है, आप समझ रहे हैं, आप अगर ग्राउंड पर नहीं है तो आपको जो रिपोर्ट दी जा रही है उस रिपोर्ट के आधार पर आप डिसीजन करते हैं। और इनको मैंने कहा शुरू जो रिमार्क्स मैंने इस बार का कहा कि 2019 के रिजल्ट को मिस इंटरप्रेट करा दिया है इन लोगों ने, घेर चारों तरफ से घेर लिया है और तेजस्वी जी को ये समझा दिया है कि भाई ऐसा है, आपकी हार की वजह यह है कि आपने जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विरोध किया, आपकी हार की वजह यह है कि आप बहुत मुखर होकर रिजर्वेशन की बात करते हैं। और आश्चर्य ये है सर, देखिए ये चीजें पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है कि आप 3% की राजनीति करना चाहते हो या 85% के लोगों के साथ जाना। अरे 85% में अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, गिरते पड़ते भी जो है उस 3% से ज्यादा वोट लेकर आए, ये सच्चाई है। उस 3% में से मान लीजिए ब्राह्मण वोट भी दे देगा, सारा ब्राह्मण वोट दे दो, कितना परसेंट बढ़ जाएगा वोट? सारा ब्राह्मण वोट दे देगा बिहार का तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? अब ये कोई बता दे मुझे, और क्या कितना हासिल कर लेंगे ये? मैं तो कह रहा हूं। तो सवाल यह है कि आप 3% के पीछे भाग रहे हो और बाकी की जो जातियां हैं दलित और पिछड़ों की, जहां पर जिनके पास नेतृत्व नहीं है उनको विश्वास दिलाते थे आप और वो आपके ठोस वोटर हो, ब्राह्मण वोटर। हो सकता है कि आज मान लीजिए एक पल को मैं ये मान भी लेता हूं कि नीतीश कुमार से नाराज है या 17 साल 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, मान लीजिए एक पल को मैं मान लेता हूं, लेकिन वो अस्थायी नहीं होगा, ये समझना चाहिए। अगर आप दलितों और पिछड़ों के पास जाके काम करेंगे तो वो स्थायी वोट होगा आपका। लालू यादव जी ने अगर 15 साल शासन जो भी उनका चला वो ठीक है, फिर वही बात है कि विमर्शों में खेला गया और उनको विलेन बना दिया गया और बाद में लोग रियलाइज करते, यंग पीढ़ी नहीं करती, लेकिन हमारी तक की पीढ़ियां तो बहुत अच्छे से मानती है उनको और हम लोग लड़ जाते हैं उनके नाम। क्यों लड़ जाते हैं? क्योंकि हमने देखा है उनका वो। तो ये चीजें इन लोगों को अभी नहीं समझ में आ रही, ये दुर्भाग्य। जी हाँ, अलका जी, ये जो राजनीतिक सूरत सुधांशु जी ने समझाई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण सामाजिक। महेंद्र जी, एक्चुअली मुझे जाना है, अगर आपको कोई सवाल करना है तो कर लीजिए, मुझे एक दूसरे मीटिंग में अभी जाना है। हाँ, देखिए वही सवाल है जो अलका जी से करना था और आपसे भी ये सवाल करना था, तो पहले आप ही जवाब इसको दे दीजिए। कि जो भी सूरत सुधांशु जी ने ये बताई है ये हकीकत भी है और हम और आप भी इस बात को महसूस कर ही रहे हैं। सवाल यह है कि एक तबका जो आबादी में इतना कम है वो कैसे इतना प्रभावी हो जाता है कि ये लगातार जिस पार्टी का लगातार विरोध कर रहा है, घनघोर विरोध कर रहा है, वो पार्टी उसके आकर्षण से मुक्त हो ही नहीं पाती। और ये बात कोई सिर्फ एक आरजेडी तक सीमित नहीं है, ये बाकी स्टेटों में भी देखें तब वहां भी यही स्थिति सामने आती है। ऐसा क्यों बना हुआ है कि जब तक हमें ये जाति समर्थन नहीं देगी तब तक हमें ऑल ओवर स्वीकार्यता मिलेगी ही नहीं। ये भ्रम कैसे बना हुआ है और कैसे खत्म हुआ? देखिए, इसके लिए दो मुख्य कारण है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, तो इसके लिए दो मुख्य कारण हैं और पहला है कि इसके लिए बहुत हद तक ये पार्टियां खुद जिम्मेवार है, क्योंकि इन लोगों का जो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम होता है इलेक्शन के इर्द गिर्द, उसके बाद तमाम इनको 5 साल या उससे भी ज्यादा साल, और यह जो इनका एक पूरा का पूरा विंग या एक पूरा का पूरा आधा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सामाजिक जो गठबंधन है, सामाजिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, और जो गोलबंदी करने के लिए पूरा एक तमाम लोगों ने लग जाना चाहिए, यह नहीं हो पाता। यह इश्यूज के ऊपर भी नहीं आते, सामाजिक तरीके से अपनी जातिगत भाईचारे की बात तो बहुत दूर रही,
यह इनके बीच में संवाद भी नहीं होता, सुसंवाद तो बहुत दूर की बात है। और यही एक वजह है कि ये अपने तरफ से पूरी तरह से कच्चे रहते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही बात शुरू हुई, अभी चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं थी, तो इनका जो मीडिया है जो काफी प्रभावी है, ये इनका मीडिया, चाहे वो सेक्युलर मीडिया हो या उग्रवादी मीडिया हो, संघी मीडिया हो, वो दोनों काफी प्रभावी है। और खासकर सेक्युलर मीडिया हमारे लोगों पर, बहुजनों के ऊपर, SC ST OBC के ऊपर बहुत प्रभाव रखता है। और उस मीडिया के जरिए ये लोगों ने घोषणा की, और एक तरह से चेतावनी भी थी, घोषणा भी थी, दोनों भी तरह से चीजें थी। और माहौल आरजेडी का इंडिपेंडेंटली लड़ने का हो रहा था, लोगों में उत्साह है, लोग बिहार चुनाव की राह देख रहे हैं, डेट की राह देख रहे हैं, और अचानक से आ जाता है, फरमान आ जाता है कि तेजस्वी यादव को ये बताया गया या फिर ये माहौल बन रहा है कि तेजस्वी यादव ने अकेले लड़ना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंटली उन्होंने लड़ना ही नहीं चाहिए। अब ये क्या हुआ, धमकी हुई कि कोई चेतावनी हुई कि आरजेडी में से बात निकली है या कार्यकर्ताओं से हुई है या जो आरजेडी के जो मेंबरान लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं उनके तरफ से है, किसी को नहीं मालूम। ये हवा उड़ा दी। उड़ाने के बाद में जो एक भावना, एक खच्चीकरण जिसको कहते हैं, एक न्यूनगंड निर्माण करना और एक मनोबल को पूरी तरह से तोड़ देना, ये माहौल उन्होंने बनाया और ये माहौल बनता चला गया। तो वो पहले से जो सामाजिक न्याय की तरह से जमीनी तौर पे काम होना चाहिए वो होता नहीं, और यह फिर इनका मीडिया उसमें बरगलाता है। वैसे ये पांचों साल बरगलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तोड़ने की और अंतर्द्वंद निर्माण करने की भरपूर कोशिशें होती रहती है, और वो कोशिश सिर्फ एक वजह से होती है, क्योंकि SC ST OBC लोगों का ब्राह्मणों के ऊपर, अच्छे ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास करना, जिस दिन विश्वास करना ही जड़ है, एक व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास नहीं। आप ग्रंथों में से देख लीजिए, आप हर चीजों से देख लीजिए, तो ये विश्वास ही इनको लेके डूबता है, और यह विश्वास मीडिया के जरिए से विश्वसनीयता पैदा कराई जाती है और उनकी तरफ से फिर बरगलाया भी जाता है। यह माहौल करते साथ ही आप देखते हैं कि दूसरे तीसरे दिन उन्हीं लोगों में, आरजेड के कार्यकर्ताओं में और लोगों में और बहुजन समाज के अंदर, बिहार के अंदर भी एक भय का निर्माण हो जाता है कि वाकई में क्या वह अकेले लड़ नहीं पाएंगे, क्या हम नहीं लड़ सकते, क्या हम जीत नहीं सकते, अगर लड़ भी लेंगे तो। यह एक वातावरण निर्माण करके एक डर पैदा किया। अगर ये कोशिशों में तो ब्राह्मणी मीडिया और उनका जो सारा उनका तंत्र है वो बाज नहीं आएगा, वो करते चले जाएंगे, लेकिन आत्मविश्वास हो सकता है अगर अपना काम मजबूती से किया हुआ हो, अगर वह रहे तो फिर नहीं मुमकिन होता। क्या कांशीराम जी के वक्त में ऑटोनॉमस राजनीति लड़ने के लिए क्या इन्होंने कम काम किया था? लेकिन उनकी जमीन तैयार थी। अभी चूंकि लालू जी की भी जमीन तैयार थी, क्या उस वक्त उन्होंने उनको बदनाम करने के लिए कम कोशिश की थी? लेकिन उनकी जमीन तैयार थी। लेकिन आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं होने की वजह से, और ऑल्टरनेटिव लीडरशिप अगर उतनी ताकतवर नहीं है, तो यह नुकसान करना पड़ता है, और ये हुआ। इसके लिए अब मैं तुरंत ही ये कहना चाहूंगी, मैं इसमें नहीं जाना चाहती, और ना ही, क्योंकि हमारे पास अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो हम वो चर्चा का मामला बन जाता है, एक आशंका होती है या एक गेस वर्क होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि ये लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंतर्गत और अलग अलग धाराएं और अलग अलग चीजों का डर दिखा के, ये पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का पूरा वापर करके और जुडिशरी का वापर करके हमारे नेता लोगों को, और राजनीति में मैं उनको अपने साथी कहूंगी कि राजनीतिक क्षेत्र से मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो हमारे साथियों को डराते धमकाते हैं। और ये तीनों प्रक्रिया के लिए बहुजन समाज के लोगों ने तैयार होना पड़ेगा, और ये लड़ाई ऐसी व्यापक लड़ाई है, ये ध्यान में रख के ही राजनीति सफल हो सकती है। जी अलका जी, मनीषा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि कांग्रेस के साथ में आरजेडी ने गठबंधन किया, इसका मतलब ही ये हुआ कि ये किसी ना किसी तरीके से जो ब्राह्मणवादी मीडिया है उसके प्रभाव में आ गए। अगर आरजेडी इनसे तालमेल ना करता, अपने दम पर पूरे ताकत से लड़ता, तब स्थिति कैसी हो सकती थी? कुछ बेहतर हो सकती थी, या वाकई इनके लिए गठबंधन बनाना बाध्यता हो गई थी? देखिए, मेरी राय में तो ये है कि आरजेडी को गठबंधन में जाना ही नहीं चाहिए था, उसको सिंगुलरली फाइट करना चाहिए था। एंड ऐसे कंडीशन में ये होता कि कांग्रेस जो है वो अलग अलग सीटों पे लड़ती,
मे बी सारे सीटों पे लड़ती और वो बीजेपी का वोट काटती। ऐसे में बीजेपी जो है वो कमजोर होती। तो मैं तो यही चाह रही थी कि आरजेडी हर क्षेत्र हर जगह में वो खुद अकेले लड़े। एंड जैसे कि मनीषा जी ने बोला कि कॉन्फिडेंस की कमी एंड चाहे अच्छे गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला है, तो यू नो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस आप गठबंधन में इस तरह से जा रहे हैं, वरना तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग था, है ना। देखिए ब्राह्मण्स के पास में एक कन्विंसिंग पावर होता है और ये वो बनाती है आपको एक तरीके से बहुजनों को भी एक रास्ता दिखाती है कि आपको ये सोचना है। बहुजनों का एजेंडा होना चाहिए आपका सोशल जस्टिस, लेकिन उसको कन्वर्ट करके वो उसको बोलती नहीं, आपका एजेंडा सोशल जस्टिस नहीं है, आपका एजेंडा हिंदुत्व है, राम टेम्पल है ना। अपने एजेंडा में ब्राह्मण्स मुट्ठी पर ब्राह्मण्स हैं और ये 85% लोगों को का माइंडसेट बना देती है। एंड ये इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिक सोशल ऑर्डर में हमेशा ब्राह्मण को आप ऊंचा करके देखते हैं। ये जो है बहुजनों के बीच में एक कमजोरी अभी भी रहेगी कि वो बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है। ये कुछ लोगों में अभी देखिए मेरे इलाके में पंडित जी आएगा तो उसको बोलेंगे सरकार। मैंने कहा आप उनको सरकार किसको बोल रहे हैं? बोले पंडित जी को। मैंने कहा क्यों? तो ये आप मैंने बोला कि नहीं खबरदार आप दोबारा से सरकार मत बोलिएगा। मुझे जानते हैं वो कितना आपको आप कितना मेहनत करके कमाते हैं और वो खाली वो घंटी बजा करके पैसा ले लेता है। मतलब दिस काइंड ऑफ सो यू नो दिस इज द माइंडसेट। तो ब्राह्मण्स जो होते हैं वो सेट करते हैं, वो एजेंडा सेट करते हैं, पीपल फॉलो करते हैं। तो ये अपने आत्मविश्वास की कमी है। आप बहुजन को देखना पड़ेगा कि हमारे इंटरेस्ट की क्या बातें हैं। तो आरजेडी तो इसमें बहुत ही बहुजनों का जो है जो एजेंडा है वो तो आरजेडी पूरा फुलफिल कर रही थी एंड उनका विश्वास भी था। अब उनका खुद में विश्वास कम था शायद से कि वो गठबंधन में चले गए। मैं तो बहुत खुश होती अगर वो इस गठबंधन में नहीं आते और अकेले सोली लड़ाई करते। तो देखिए ब्राह्मण अपीजमेंट देखिए जैसे मनीषा जी ने बोला कि कॉन्फिडेंस की कमी सब कि ब्राह्मण के बिना जो है हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखिए आप यूपी में देखिए कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम परशुराम का इतना बड़ा स्टैचू लगाएंगे। वो बीएसपी जो कहती थी कि वो कौन उनको मारो जूते चार, और बड़ी वो हाँ हाँ जी तेरा तराजू और तलवार। यस, वो जो देती थी तो वो कहती है हम आपसे भी बड़ा बनाएंगे। सो व्हाट इज द कंपल्शन? आपके साथ में 85% लोग हैं, आप उनका एजेंडा अपहोल्ड कर रही हैं, फिर भी आपको उनको अपील करने की जरूरत क्या पड़ गई है? और अगर लोग देखिए ब्राह्मण्स को आप ये मत देखिए कि भाई यूपी में बिहार में ब्राह्मण्स दे आर थिंकिंग यू नो इन द नेशनल वाइड सिनेरियो में देखते हैं। अगर ये आप सोचते हैं कि यूपी में ठाकुरों ने का जो वर्चस्व हुआ है और ब्राह्मण्स जो यूपी में थोड़ा साइडलाइन फील कर रहे हैं, उससे पूरे ब्राह्मण राजनीति जो है उस पर असर होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि उनका जो हिंदुत्व एजेंडा है वो एक बीजेपी ही फुलफिल कर रही है। ब्राह्मणवादियों का जो उनका दुश्मन है, आई मीन अपोनेंट्स हैं, वो है एससी एसटी ओबीसी के एजेंडास को खत्म करने में आपकी जो हिंदुत्ववाद पार्टी है बीजेपी है वो ही काम कर रही है। तो ब्राह्मणवादी एजेंडास जो हैं वो बीजेपी फुलफिल करेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो घी है वो दाल में गिरेगा, वो घुमा फिरा करके बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएंगी। एंड इट्स वेरी सैड टुडे दैट आरजेडी जो है वो इतना गठबंधन में आ गई है। अगर वो अकेली लड़ती तो मैं सोचती हूँ कि वो जरूर बहुत सारे सीटें लाती और अपना सरकार बनाने में सक्षम रहती। बेशक थोड़ा सा उनको सहयोग लेना पड़ सकता था, लेकिन इतनी सारी सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी और कांग्रेस का तो बहुत ज्यादा जनाधार भी नहीं है यहाँ पर। तो और कांग्रेस अकेली लड़ती तो शायद बीजेपी का वोट काटती, वो भी हमारा हाथ से निकल गया। So it's very unfortunate that RJD is in an alliance महागठबंधन में कांग्रेस को इतनी सारी सीटें देकर के लेकर के आई है। जी हाँ, सुधांशु जी अब आपसे समय भी हो रहा है, गठबंधन के भविष्य पर लेना चाहता हूँ। संक्षेप में ये बताएं कि जो खतरे इन्होंने बताए हैं, अलका जी ने बताए और जो मनीषा जी ने बताए, आपने भी काफी कुछ उस तरह के पॉइंट बताए हैं, लेकिन अब जो स्थिति है वो तो सामने है। तो इसमें गठबंधन के आगामी खतरे अब क्या लगते हैं? यानी पहला सवाल तो ये कि ये गठबंधन कितना कामयाब हो सकता है, और मान लीजिए कामयाब होता भी है तो जो चुनाव बाद जो खतरा होगा वो कितना बड़ा खतरा दिख रहा है कि कितने टिकाऊ रहेंगे ये? कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाती है, अपने विधायक नहीं बचा पाते हैं जहां पर उनका मुखिया होता है। तो अब ये कांग्रेस के जो 70
जो टिकट दिए हैं, इसमें से जितने भी जीत के आएंगे ये राहुल गांधी के अंडर में रहेंगे, राहुल गांधी की बातें सुनेंगे, या अपना मौका मिलेगा तो फौरन भाग जाएंगे? तब फिर स्थिति क्या बनेगी? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं पहले कॉमनली जैसे एक चीज में थोड़ी सी असहमति है मेरी। गठबंधन तो करना ही था, क्योंकि बिना गठबंधन के राजद अगर लड़ी, क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए, एक ना जो आधार जो होता है, जातीय आधार का भी एक सिंबलिक है। कांग्रेस के पास न्यूनतम 4% वोट है, 4% कम से कम वो आपको ट्रांसफर कराएं। तो मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, 4% का वोट का है। जो एमएल है उसका भी एक खास बेल्ट है जहां पर उसके ठीक ठाक गना था। सीपीआई और सीपीएम का बहुत कुछ अब वहां नहीं बचा है। क्यों दिया उतनी ज्यादा सीटें, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस का भी जितना जनाधार है उसके हिसाब से उनको आप लगा लो, कम से कम 1.5 गुना सीट आपने ज्यादा, मतलब उतना 70 का तो कोई मतलब नहीं था। अल्टीमेटली ये था कि एक मेजर चंक होता राजद के पास, और थोड़ा सा एक सिंबोलिज्म के हिसाब से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस आपके साथ है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कांग्रेस को अपने साथ रखते हो तो कांग्रेस की लीडरशिप कैंपेन के लिए जाएगी, तो उसका एक इम्पैक्ट जो भी है, मतलब मान लीजिए हर, देखिए, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। आप कोई भी चीज कंप्लीटली नहीं कह देंगे कि 100% जो है फलना जाति का वोट फलना कोई जाता, तो वो भी जो 5%, 7%, 10% का डेंट है उसको वो लेकर आई। बट जो अभी हुआ है 134, मतलब अब तो 144 बचा है, मुकेश सहनी जी निकल गए, उनका पता नहीं क्या, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण मैनेजमेंट, मतलब बहुत बुरा लगता है अगर आप चीजों को समझे कि कितने बड़े मिसमैनेजमेंट की स्थिति थी कि आप पॉलिटिकल संगठन चला रहे हैं। अगर मुकेश सहनी जी आपसे नहीं एग्री थे तो आप उनको स्टेज पर क्यों लेकर गए और वहां पे स्टेज पे हंगामा क्यों हुआ, वो एक बड़ा अजीब सा है। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि भाई उन्होंने प्लान वे में किया, तो भी मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने प्लान वे में भी किया तो आपके बड़े बड़े लीडर अगर इस बात को गेस नहीं कर पाते हैं तो आप क्या सोसाइटी को समझ, आपकी सोसाइटी की समझ, अगर मुकेश सहनी ये करने वाले हैं, इस चीज का आप अनुमान नहीं लगा पाए। दो बातें तो मैं क्लियर, देखिए हुआ क्या है वहां पर सर, जितने दिनों से मैं अभी देख पा रहा हूं, इस बार पहली बार है, क्योंकि पिछले दोनों तीनों चुनाव के अंदर नीतीश जी की इमेज लगभग अच्छी बनी, और वो उधर का चेहरा रहते थे, और जो है साथ में उनको सपोर्ट मिल जाता था बीजेपी का। और उसके बाद पिछले बार तो खैर ऑब्वियस है, पिछला जो महागठबंधन वहां पर हुआ था वो तो ह्यूज था, उसके सामने कोई टिका नहीं। तो इस बार लेकिन जो इनका, जिनको ये मुख्यमंत्री का चेहरा बना, उनसे लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा, एकदम क्लियर है, उसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप सोचिए कि 10 लाख से ज्यादा लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हो, और पैदल यात्रा करने वालों को मुख्यमंत्री वहां का कहता है कि हम अपने बिहार में घुसने नहीं देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, किसी को पता नहीं कैसे ये भ्रम हो जाता है कि आप अपने राज्य के नागरिकों के बारे में ये कह सकते हैं कि उनको घुसने नहीं दें, तो उसका इम्पैक्ट जाएगा। तुरंत बाढ़ आया है, बाढ़ का मिसमैनेजमेंट भी है, और पिछले 15 सालों से एक तरह से नीतीश जी अब आइडियाज के लेवल पर भी चुक गए। उनके पास नया कुछ देने के लिए उस बिहार को बचा नहीं। जैसे एक होता है कि जब आप नई लीडरशिप लेकर आते हैं तो आपके पास नए आइडियाज होते हैं, युवाओं के साथ या जो नई पीढ़ी आई है उसके साथ कनेक्ट कर पाते, तो वो उस मामले में भी नीतीश जी पूरी तरह से चुके हुए। हाँ, अल्टीमेट बात वही है कि जो कास्ट इक्वेशन भिड़ेगा उसमें वो दे पाएंगे। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ तेजस्वी को लेकर लोगों के अंदर, खास करके जो हमारे जो SC ST OBC समाज के जो बच्चे हैं, उनमें एक चीज है कि भाई युवा नेतृत्व है, इसके पास नया आइडिया होगा। लोगों को थोड़ा एक विश्वास जगा पा रहे हैं तेजस्वी कि हम जो है आपको एक नया बिहार ला कर देंगे। और दूसरी चीज की जो बेरोजगारी वगैरह के ऊपर उन्होंने क्लियर कट घोषणा कर दिया है कि भाई 10 लाख लोग को हम पहली कैबिनेट में जॉब देंगे। और बिहार के लिए आपको मैं बताऊं, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री कुछ है नहीं, एग्रीकल्चरल स्थिति इतनी खराब है। देखिए अभी पूरे देश के अंदर किसानों में गुस्सा है, आप बिहार में जाके ढूंढेंगे तो बहुत कम गुस्सा मिलेगा, क्योंकि बिहार में पहले से MSP का कोई मामला बचा हुआ नहीं था। मंडियां नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले खत्म कर दी थी। तो वहां जैसे हम लोग तो जॉब में आ गए, हमारे पास भी कुछ खेत है, या हम जैसे लोगों के पास जो खेत थे, तो पहले बटाईदार जो होते थे वो बहुत आपसे पैरवी करके करते थे कि मुझे खेत करने के लिए दो, आपका खेत में लगाऊंगा। आज ये हालत है कि आप जो जिनके पास खेत है, जमीनें हैं, वो परेशान है कि आप मेरी खेत में कोई फसल लगा दें। इतनी बुरी हालत हो गई है किसानों के वहां के अंदर। तो अब क्या है कि अल्टीमेटली आपका जो आशा दिख रहा है कि कुल मिला के RJD को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, और आपके अनुसार कांग्रेस को साथ में रखना आवश्यक था तो जरूर,
लेकिन उसको सिंबॉलिक में सामने रखना था, जैसा कि आपने कहा, और सीटों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए थी कि अपने दम पर इनको बहुमत पाने में कोई दिक्कत पड़े। और ये एक चीज मैं एक चीज सर मैं बता दूं, जो आप कह रहे थे ना राहुल गांधी रख पाएंगे कि नहीं, वो तो पिछले वाले में दिख गया। अशोक चौधरी जो आज जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष है, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था पिछले चुनाव में। तो जब प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं तो अब वो जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष बन गए हैं ना। नहीं, जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है सर। हाँ, वो उस समय फुल फ्लेज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आप सोचो 2015 में और 2020। तो ये तो अब वो कहा जा रहा था कि वो तो लुंज पुंज करके लोगों ने चला लिया, जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो वो तो लेके भागे ही थे, खुद भी गए और 27 में से, तो वो चीजें तो दिक्कत रहेंगी। इसलिए आरजेडी को इस फोकस पे काम करना ही चाहिए था कि कहीं मतलब उनकी ये कोशिश होनी चाहिए थी कि 122-23 की जो जरूरत है अगर वो खुद ले आए तो बेहतर। ये हालांकि सीपीआई सीपीएम वाले के पास जितना आएगा वो नहीं जाएंगे, वो नहीं भागेंगे। हम लोग भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे थे। अब कार्यक्रम का समय हो रहा है, तो समाप्त करने के पहले अलका जी आपसे बस संक्षेप में एक लाइन पूछना चाहूंगा कि अब क्या ऐसी स्थिति है भी कि आरजेडी अपने दम पर बहुमत ले आए? अभी ऐसा क्या संभव है? करीब 144, उसमें से कुछ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ जाती है तो करीब 140 सीटें लड़ते हैं। तो क्या इसमें इस तरह का परफॉर्मेंस संभव है कि अपने दम पर 125 या के लगभग सीटें आ पाए? देखिए, उतना तो मैं नहीं समझती हूँ कि अभी उन्होंने अपना अभी एजेंडा भी डाइल्यूट कर दिया है थोड़ा। जैसे कि सुधांशु जी पहले बोल रहे थे कि लालू जी जिस स्ट्रिक्ट एजेंडा पे रहते थे उसको उन्होंने डाइल्यूट किया हुआ है। अभी वो कास्ट करके वो क्लास पे आ गए हैं। सो यू नो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट, बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू फेयर वेल। वो अच्छा ही करेगी, राजद अच्छा करेगी, एंड वो बहुत पछताएगी कि वो अकेले क्यों नहीं लड़ी। एंड ऑफ कोर्स आपको बता दूं कि इंटरनल बात तो ये है कि कांग्रेस खुद ही सोच रही है कि हम इतने लोग को फील्ड कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग रहेंगे। उनको वो हमेशा इस संशय में है कि जीतते ही कहीं ऐसा नहीं कि वो अपना पासा बदल लें। जी, तो कुल मिला के चर्चा का निष्कर्ष अगर निकालने की कोशिश करें तो यही है कि आरजेडी को लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही रहना चाहिए, बल्कि गठबंधन बनाए इसमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें अगर वो एक दो दरअसल मीडिया ने जो इस तरह सा माहौल बनाया तो शायद उसका कुछ ये दबाव रहा, जबकि मीडिया के वजह से नहीं, इनके अंदर कुछ इस तरह की सोच बन भी रही थी कि अकेले लड़ा जाए, लेकिन मीडिया ने इस तरह से लगातार प्रेशर बनाया कि ये तेजस्वी के नेतृत्व की कमी है जो इनके गठबंधन छोड़ के जाने लगे। तो शायद इसका असर रहा है। लेकिन जो भी है, अब आगे भी अगर ये टिकट वितरण से लेके उसमें अगर ज्यादा भागीदारी लोग सभी समुदायों को देते हैं, सभी तबकों को देते हैं, तो बहुत संभव है कि अभी भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहे और बहुमत के आसपास पहुंच जाए। तो अब यही उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही आप सभी लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।